बिहार के एक छोटे से गांव सोनबरसा में सावन का महीना चल रहा था। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थी और खेतों में पानी जमा हो गया था। शाम ढलने वाली थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में माधव, उसकी पत्नी कमली और उनकी 10 साल की बेटी गुड़िया रहते थे। घर छोटा था, लेकिन आंगन के एक कोने में तुलसी का पौधा और दीवार पर टंगी भगवान की छोटी सी तस्वीर देखकर लगता था कि इस परिवार के पास भले ही पैसा कम हो, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। माधव दरवाजे के पास बैठा बारिश को देख रहा था। आज भी काम पर नहीं जा पाया। अगर कल भी यही बारिश रही तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचेगा। कमली चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों को जलाने की कोशिश कर रही थी। गीली लकड़ियों से धुआं तो निकल रहा था, लेकिन आग नहीं पकड़ रही थी। सुबह से 3 बार चूल्हा जलाया, लेकिन लकड़ियां इतनी गीली है कि आग ही नहीं पकड़ रही। रहने दो कमली, आज जो थोड़ा चावल बचा है उसी से कुछ बना लो। कमली ने पास रखी छोटी सी टोकरी उठाई और उसमें रखा चावल देखने लगी। बस थोड़ी सी मात्रा बची थी। उसने चावल को हाथ में लिया और कुछ पल तक चुप रही। इतना तो 3 लोगों के लिए भी कम पड़ेगा। अम्मा, आज खाने में क्या बनेगा? बेटी, तुझे जो सबसे अच्छा लगता है वही बनेगा। सच? फिर चावल में गुड़ डाल कर के लाना, बहुत दिनों से नहीं खाया। कमली की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। घर में गुड़ भी खत्म हो चुका था। हाँ बेटी, देखती हूँ। माधव ने पत्नी की तरफ देखा। वो समझ गया कि घर में अब कुछ भी नहीं बचा था। कमली, तुमने दोपहर में कुछ खाया था? मुझे भूख नहीं थी। अम्मा को कल भी भूख नहीं लगी थी और परसों भी नहीं लगी थी। माधव चुप हो गया। उसे पता था कि कमली पिछले कई दिनों से अपना हिस्सा बचाकर बेटी को खिला रही थी। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? भाई, दरवाजा खोल दो। बहुत तेज बारिश है, हम रास्ता भटक गए हैं। घर की हालत तुम देख ही रहे हो। खाने को कुछ नहीं है। अगर ये लोग अंदर आ गए तो। माधव ने पत्नी की बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाजे के बाहर करीब 40 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसके साथ एक औरत थी जो बारिश से कांप रही थी। दोनों के पास सिर्फ एक पुराना कपड़े का बैग था। अंदर आ जाइए, बाहर खड़े रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। दोनों धीरे धीरे अंदर आ गए। भाई, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। हमें लगा था आज रात सड़क पर ही बितानी पड़ेगी। एहसान की बात मत कीजिए। इंसान मुसीबत में इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। कपड़े सूखने तक आराम कर लीजिए। बहन, तुम्हारे घर में पहले ही बहुत कम जगह है, फिर भी तुमने हमें अंदर जगह दे दी। बारिश में जगह छोटी बड़ी नहीं देखी जाती बहन। बस सिर छिपाने की जगह मिल जाए वही बहुत है। अजनबी आदमी ने घर के चारों तरफ देखा। मिट्टी की दीवारों पर जगह जगह दरारें थी। छत से पानी टपक रहा था। एक कोने में सिर्फ 2 बर्तन रखे थे। उसकी नजर चूल्हे के पास रखी खाली टोकरी पर गई। वो सब कुछ समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माधव ने मेहमानों के लिए बैठने की जगह तो बना दी, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। जब अपने परिवार के लिए ही खाना नहीं था, तब इन दोनों को क्या खिलाएगा? आप लोग हमारे गांव में पहली बार आए हो? हाँ बेटी, पहली बार। तो फिर आपका गांव कहाँ है? आदमी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मेरा गांव बहुत दूर है। कितना दूर? इतना दूर कि वहाँ पहुँचने में कई दिन लग जाएं। तो आप यहाँ आए ही क्यों? इस बार दोनों फिर चुप हो गए। माधव ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। उसे लगा कि इन दोनों के बीच कोई ऐसी बात है जिसे वे छिपा रहे हैं, लेकिन उसने पूछना ठीक नहीं समझा।
कमली, जो थोड़ा चावल है वही बना दो। मेहमान हमारे दरवाजे तक आए हैं, खाली पेट नहीं जाने देंगे। अम्मा, मेरे लिए मत बनाना, पहले मेहमानों को खिला देना। तू इतनी बड़ी कब हो गई रे? माँ, जब से आपने मुझे सिखाया कि घर आए मेहमान को पहले खाना खिलाना चाहिए। कमली ने अपनी आंखें पोंछ ली। उधर माधव पुराने संदूक से एक सूखा गमछा निकालकर मेहमान आदमी को दे रहा था। भाई, इसे ओढ़ लीजिए, कम से कम ठंड थोड़ी कम लगेगी। तुम्हारा नाम क्या है? माधव। माधव? माधव ने गौर किया। उसने ये नाम ऐसे दोहराया जैसे उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना हो। क्या हुआ? लगता है मेरा नाम सुनते ही आप सोच में पड़ गए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, नाम अच्छा लगा। माधव वापस चूल्हे की तरफ चला गया, लेकिन उसके मन में अब शक पैदा हो चुका था। कमली ने चावल की छोटी सी हांडी चूल्हे पर रख दी। बारिश लगातार जारी थी। तभी बिजली जोर से चमकी। गुड़िया डरकर अपनी माँ से चिपक गई। अम्मा, आज बारिश नहीं रुकेगी क्या? रुकेगी बेटी, हर बारिश एक दिन रुकती जरूर है। काश जिंदगी की कुछ मुश्किलें भी बारिश की तरह होती। मुश्किलें भी हमेशा नहीं रहती बहन। अजनबी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके पति ने उसे इशारों से रोक दिया। दोनों के बीच एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। माधव ने ये सब देख लिया। उस रात माधव के छोटे से घर में सिर्फ 2 मुसाफिर नहीं आए थे, उनके साथ एक ऐसा रहस्य भी आया था जिसकी भनक अभी किसी को नहीं थी। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। कमली ने हांडी खोली। उसमें बहुत कम चावल थे। उसने 4 कटोरियों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हर कटोरी आधी भी नहीं भर पाई। गुड़िया अपनी कटोरी देखकर चुप हो गई। माधव ने अपनी कटोरी उठाई और मेहमानों की तरफ बढ़ा दी। आप दोनों पहले खाइए। अजनबी आदमी ने कटोरी की तरफ देखा, फिर माधव की तरफ। और तुम? मैंने पहले ही खा लिया। अजनबी आदमी ने तुरंत उसकी आंखों में देखा। कुछ पल तक दोनों की नजरें मिली रहीं। फिर उसने कटोरी वापस माधव की तरफ बढ़ा दी। भाई, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें सब बता रही है। तुमने खाना नहीं खाया। बाबा रोज ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं उनका पेट भरा है। माधव ने बेटी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शर्म और मजबूरी दोनों दिखाई दे रहे थे। अजनबी आदमी ने अपनी कटोरी नीचे रख दी। जिस घर में खुद के लिए खाना कम हो, फिर भी किसी अजनबी को भूखा न लौटाया जाए, वो घर गरीब नहीं हो सकता। कमली की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई बारिश में उनके घर की तरफ आ रहा था। माधव तुरंत उठ खड़ा हुआ। इतनी रात में कौन आ रहा है? अजनबी आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी पत्नी ने घबराकर अपना बैग कसकर पकड़ लिया। क्या उन्हें पता चल लिया कि हम यहाँ हैं? माधव ने उनकी बात सुन ली। वो हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। किसे पता चल गया? दोनों चुप हो गए। बाहर कदमों की आवाज अब दरवाजे के बिल्कुल पास आ चुकी थी। इस बार दस्तक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। गुड़िया डरकर अपनी माँ के पीछे छिप गई। माधव धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने कुंडी पर हाथ रखा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले अजनबी आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माधव, दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यों? अजनबी आदमी कुछ बोल नहीं पाया। बाहर से फिर आवाज आई। और इस बार एक भारी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो, हमें पता है कि अंदर कौन छिपा है। माधव की आंखें फैल गईं। उस छोटे से घर के अंदर पहली बार सभी को एहसास हुआ कि ये दोनों मुसाफिर शायद उतने साधारण नहीं थे जितने दिखाई दे रहे थे। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। माधव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहे थे।
माधव, दरवाजा मत खोलना, पहले पता करो बाहर कौन है। कौन है? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, हमें पता है कि 2 लोग तुम्हारे घर में आए हैं। भाई, अब तो मुझे सच बताना पड़ेगा। आखिर कौन लोग हैं जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं? माधव, हम तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहते। अगर तुम चाहो तो हमें पिछली तरफ से बाहर जाने दे दो। बाहर देख रहे हो, चारों तरफ पानी भरा है। इस हालत में बाहर गए तो तुम दोनों बचोगे भी या नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें भी नुकसान पहुंचाया तो? मेरे घर में आए हो, अब जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। मिट्टी की दीवार से थोड़ा सा गारा नीचे गिर गया। माधव ने तुरंत घर के कोने में रखा मोटा लकड़ी का डंडा उठा लिया। माधव, अगर दरवाजा टूट गया तो तुम पीछे हट जाना। मेरे घर में घुसकर कोई मेरी पत्नी और बेटी को डराए, ये मैं नहीं होने दूंगा। अचानक बाहर से किसी दूसरे आदमी की आवाज आई। रुको, दरवाजा मत तोड़ो। बाहर से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कुछ क्षण बाद बाहर कदमों की आवाज पीछे हटने लगी। क्या वो लोग चले गए? शायद, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। भाई साहब, लेकिन वो लोग कौन थे और आपको क्यों ढूंढ रहे थे? इसलिए क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि सच को हमेशा छिपाकर रखा जा सकता है। सच? कैसा सच? देखो भाई जी, अब मुझे पूरी बात बताओ, तुम दोनों कौन हो? मेरा नाम देवेंद्र है और ये मेरी पत्नी सरिता है। हम पास के गांव के रहने वाले हैं और मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे मुझे नहीं देखना चाहिए था। उसने अपना बैग खोला। उसके अंदर एक लिफाफा थी। देवेंद्र ने उसे बाहर निकाला। देवेंद्र ने लिफाफे को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। देवेंद्र ने तुरंत लिफाफा बंद कर दी। लगता है वो लोग फिर से वापस आ गए। देवेंद्र, हमें पता है तुम यहीं हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। तुम जिस चीज को लेकर भाग रहे हो उसे हमारे हवाले कर दो। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। देखो भाई साहब, अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, मेरे घर तक लोग आ चुके हैं। मुझे जानने का हक है कि मामला क्या है। माधव, कुछ दिन पहले मैं बाजार से अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में पुराने ईंट भट्ठे के पास मैंने कुछ लोगों को देखा। वे गांव के गरीब किसानों से जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा रहे थे। वे लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे। मैंने दूर से उनकी तस्वीरें खींच ली, लेकिन उनमें से एक आदमी ने मुझे देख लिया और जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरे घर के बाहर भी 2 आदमी खड़े थे। मुझे समझ आ गया कि अब वहां रहना सुरक्षित नहीं है। मैं सरिता को लेकर निकल पड़ा और इन कागजों में उन लोगों के नाम हैं और कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे गांव के कई परिवारों की जमीन बच सकती है। यही वजह है कि हम छिपते फिर रहे हैं। हम पूरे दिन बारिश में भटकते रहे। किसी ने हमें अपने घर में जगह नहीं दी। आखिर शाम को तुम्हारे घर की रोशनी दिखाई दी। माधव कुछ पल चुप रहा। अब उसे समझ आने लगा था कि दोनों इतने डरे हुए क्यों थे। फिर उसने सोचा, अगर डर कर किसी जरूरतमंद को घर से निकाल दूं, तो फिर इस घर में रहने का क्या मतलब? माधव, तुम हमें जानते तक नहीं और हमारे लिए इतना बड़ा खतरा उठा रहे हो। मुसीबत में किसी का नाम नहीं पूछा जाता, पहले हाथ बढ़ाया जाता है। देवेंद्र और सरिता जल्दी से पीछे वाले कमरे में चले गए। माधव ने दरवाजा बंद कर दिया। कमली और गुड़िया चुपचाप चारपाई पर बैठ गई। कुछ ही क्षण बाद बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोलो। माधव ने दरवाजा खोल दिया। बाहर 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ तो ये आदमी और उसकी पत्नी आए हैं। मेरे घर में? नहीं तो, कोई भी नहीं आया। झूठ मत बोलो, हमें खबर मिली है कि 2 लोग इसी घर में आए हैं। अरे भाई साहब,
मेरे घर में क्यों कोई आएगा? मेरे घर में मेरी पत्नी और बेटी के अलावा कोई नहीं है। लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। झूठ बोलते हो। तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो? मुझे इतना पता है कि ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरी पत्नी और बेटी रहती हैं। इस बार तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना हम फिर आएंगे। दोनों तेजी से बारिश में बाहर निकल गए। माधव ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। देवेंद्र और सरिता बाहर आए। भगवान का शुक्र है, वो लोग चले गए। माधव, आज तुमने हमारी जान बचाई है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अब मुझे समझ आ गया है कि हमें क्या करना होगा। कल सुबह हम सीधे गांव के मुखिया के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम करना होगा। कौन सा काम? उस कागज पर गांव की जमीनों का एक नक्शा बना था। देवेंद्र ने नक्शे में एक जगह उंगली रखी। यही छिपा है वो सबूत जिसकी वजह से ये लोग हमें मारने तक के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो हमारे गांव के पुराने कुएं के पास वाली जमीन है। हाँ, और कल सुबह हमें वही जाना होगा। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पा रहा था। देवेंद्र के बताए पुराने कुएं की बात ने सबके मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। सुबह होने तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन पिछली रात की घटनाओं ने माधव के मन में एक नया डर पैदा कर दिया था। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसके परिवार के लिए पहले जैसा नहीं रहने वाला। माधव, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम दोनों यहीं रहोगे। उन लोगों की नजर तुम पर है, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। मैं पहले अकेला जाकर जगह देखूंगा। कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। नहीं माधव, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भी साथ चलूंगा। जिस जगह का रास्ता मुझे पता है, वहां तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अब चलो, जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी लौटेंगे। दोनों कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ बारिश का पानी जमा था। कुछ दूर जाने के बाद एक पुराना कुआं दिखा। माधव कुछ पल उसे देखता रहे। मैं बचपन से इस कुएं को देखता आया हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसके पास इतना बड़ा राज छिपा होगा। देवेंद्र ने चारों तरफ देखा, फिर उसने वही नक्शा निकाला। उसने कुएं के सामने बनी एक पुरानी पत्थर की तरफ इशारा किया। उसने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां किसी कठोर चीज से टकराईं और कुछ देर बाद एक छोटी लोहे की पेटी निकली। देवेंद्र ने उसे खोलने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज आई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। यही वो चीज है जिसके लिए वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। अब हमें यहाँ से निकला होगा, नहीं तो कोई भी आ सकता है। मैंने कहा था ये लोग यहीं आएंगे। पेटी यहाँ थी, मिट्टी भी अभी हटी हुई है। इसका मतलब वो लोग दूर नहीं गए होंगे। ढूंढो। इधर देवेंद्र और माधव ने भी उसे देख लिया और दोनों बचने के लिए गांव के एक बूढ़ी औरत के घर के छिप गए। बुजुर्ग महिला की नजर देवेंद्र पर गई, फिर पेटी पर। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम लोगों ने ये पेटी कहाँ से निकाली? इस पेटी को देखकर मुझे करीब 15 साल पुरानी बात याद आ गई। जिस आदमी की वजह से यह पेटी कुएं के पास छिपाई गई थी, उसकी मौत को गांव में आज तक हादसा माना जाता है। मौत? किसकी मौत? उस आदमी का नाम क्या था? और आपको इतना यकीन कैसे है कि उस आदमी का मौत कोई हादसा नहीं था? काकी मुझे पूरी बात बताएं। उसका नाम था हरि नारायण। 15 साल पहले हरि नारायण गांव के किसानों का सबसे बड़ा सहारा था। पढ़ा लिखा था, इसलिए जब भी किसी किसान को कागज समझ नहीं आता था, वह उसकी मदद करता था। एक साल गांव में सूखा पड़ा। किसानों की हालत खराब थी। उसी समय कुछ बाहर के लोग गांव में आए। उन्होंने किसानों को ज्यादा पैसे का लालच दिया और जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाना शुरू कर दिया। हरि नारायण को शक हुआ। उसने कागज पढ़े तो पता चला कि किसानों को पैसे देने के नाम पर उनकी जमीन
उनके हाथ से छीनी जा रही थी। उसने गरीब किसानों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने पूरे गांव को सावधान किया। कई किसानों के कागज वापस भी करवाए और शायद इसी वजह से उनकी जान गई। और मरने से पहले उसने मुझे इस पेटी की चाबी देकर यही कहा था कि अगर कभी यह पेटी खुले तो गांव के गरीब लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और लगता है आज वो दिन आ गया। और उन्होंने कहा था कि मैं इस चाबी को तब तक किसी को मत देना जब तक गांव में कोई ऐसा इंसान न मिले जो बिना लालच के दूसरों की मदद करे। कल रात मैंने तुम्हें देखा। अपने घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी तुमने अजनबियों के लिए दरवाजा खोल दिया। तब मुझे लगा कि शायद हरि नारायण जिस इंसान का इंतजार कर रहे थे वह मिल गया। माधव ने चाबी ले ली और पेटी को खोला। उसमें पैसे या सोना नहीं था, कुछ पुराने कागज, एक छोटी डायरी और कई जमीनों के नक्शे रखे थे। और कागजों पर नकली सिग्नेचर भी थे। उन कागजों में माधव के पिता का भी नाम था। माधव कुछ पल तक कागज को देखता रहा और सब समझ गया। तो इसका मतलब मेरे पिता के साथ भी धोखा हुआ था। इसका मतलब इतने सालों से जिस जमीन पर मैं खेती करता रहा वो मेरे नाम पर है ही नहीं। माधव ने डायरी उठा ली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन ये डायरी खुलेगी उस दिन शायद गांव के गरीबों को उनका हक वापस मिलने का रास्ता मिल जाएगा। जमीनों का असली खेल गांव के बाहर बैठे लोगों के हाथ में नहीं है। उनके पीछे गांव का ही मुखिया रघुवीर प्रसाद है। माधव सब समझ गया कि ये सब मुखिया का करा धरा है। अचानक बाहर किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई। काकी, दरवाजा खोलो। मैं सुबह से माधव और उस मुसाफिर को ढूंढ रहा हूं। हमें सब पता चल चुका है। तुम लोगों ने वो पेटी निकालकर अच्छा नहीं किया। और हां, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना और भागने की तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि वे यहीं हैं। दरवाजा खोलो। तभी काकी ने दरवाजा खोल दिया। मुखिया ने पेटी मांगी तो माधव ने देने से इनकार कर दिया। तभी शोर सुनकर सभी गांव वाले उसके तरफ आने लगे। जब सभी को सच्चाई पता चली तो सब लोग मुखिया पर भड़कने लगे। तुम लोगों को यहां आने की जरूरत नहीं है। ये मेरे और माधव के बीच की बात है। नहीं मुखिया जी, अगर बात हमारी जमीन की है तो ये पूरे गांव की बात है। और हमें पता चला है कि हमारे कागजों में गड़बड़ी हुई है। हमसे कहा गया था कि ये सिर्फ सरकारी कागज है। हमने तुम्हें अपना मुखिया समझा था और तुमने ही हमारी जमीन छीनने की कोशिश की। ये सब झूठ है। पुरानी डायरी से किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। ये सब सच है। 15 साल पहले हरि नारायण ने इसी धोखे को रोकने की कोशिश की थी। उनकी मौत के बाद मैंने ये सब छिपा कर रखा था। आज पहली बार ये गांव के सामने आया है। मुखिया चुप रहा। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी आने की आवाज सुनाई दी। पुलिस वालों ने मुखिया को पकड़ लिया और लेकर जाने लगे। आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं गांव का मुखिया हूं। कानून के सामने पद नहीं, सबूत चलते हैं। मुखिया और उसके साथियों को पुलिस अपने साथ ले गई। गांव वाले देर तक खड़े रहे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों से जिस आदमी पर भरोसा किया गया वही इतने बड़े धोखे में शामिल था। माधव, अगर तुम उस रात हमें अपने घर में जगह नहीं देते तो शायद ये सब कभी सामने नहीं आता। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम बहुत बड़ी चीज बदल देता है। मैंने तो बस बारिश से बचने के लिए दरवाजा खोला था। कुछ दिनों बाद जांच पूरी हुई। कई किसानों के पुराने कागज दोबारा जांचे गए। जिन लोगों की जमीन गलत तरीके से छीनी गई थी उनके नाम फिर से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। माधव को भी उसके पिता की जमीन का हक वापस मिला। लेकिन माधव ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने में दे दिया। बुजुर्ग काकी ने हरि नारायण की पुरानी तस्वीर गांव के स्कूल में लगवा दी। उसके नीचे एक छोटी सी पंक्ति लिखी गई, जिसने सच के लिए आवाज उठाई उसकी आवाज कभी नहीं मरती। कुछ
कुछ महीनों बाद सोनबरसा गांव पहले जैसा नहीं रहा। कच्ची गलियों की जगह पक्की सड़क बन गई। माधव के घर की टूटी छत भी ठीक हो गई। तमली अब हर शाम खाना बनाते समय मुस्कुराती थी। गुड़िया स्कूल जाने लगी थी। सोनबरसा में फिर बारिश हुई, लेकिन इस बार किसी गरीब परिवार को डर नहीं था, क्योंकि गांव ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली थी। मुसीबत में किसी का हाथ थामने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, सिर्फ इंसान होना जरूरी है। और जिस छोटे से घर में कभी खाने के लिए चावल कम पड़ जाते थे, उसी घर ने पूरे गांव को ये सिखा दिया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती।